हेलो साथियों, A to Z क्लासेज में आपका स्वागत है। आप लोग सबसे पहले इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। कल हम लोगों ने सृजनात्मकता के बारे में चर्चा किया था कि क्या सृजनात्मकता क्या होती है, किस तरह से क्रिएटिविटी क्या होती है। आज हम उसी कड़ी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सृजनात्मकता की प्रकृति क्या होती है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि प्रकृति उसकी इस तरह से होती है, वो उस तरह से होती है, अलग अलग तरीक़ों से सोचते हैं। तो आज ये कन्फ्यूजन जो आपके दिमाग में चल रहा होगा उसको हम आज दूर कर दे रहे हैं कि सृजनात्मकता की प्रकृति क्या होती है। सबसे पहले ये बताइए आप लोग कि सृजनात्मकता का जो शब्द है उसका प्रतिपादन किसने किया था। आप लोग जानते होंगे, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, उसका नाम हम लिख दे रहे हैं ईपीटोरेंस ने सृजनात्मकता शब्द का प्रतिपादन किया था। ठीक, अब हम बात करते हैं इसकी प्रकृति क्या होती है। तो प्रकृति ये कहा जाता है कि सृजनात्मकता जो होती है वो अर्जित भी होती है और जन्मजात भी होती है। सृजनात्मकता जन्मजात व अर्जित दोनों होती है। जन्मजात क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि सृजनात्मकता जो वंशानुक्रम है उसके अनुसार भी पाई जाती है। वंश के द्वारा भी सृजनात्मकता, उस वंश के बहुत लोग कलाकारी थे, बहुत क्रिएटिविटी थे, उनके वंश ने ये खोज किया है। बहुत सारी चीज़ें आप कह सकते हैं वंशानुक्रम के द्वारा, जो आप कह सकते हैं कि आप जन्मजात पाया गया है। तो इसको कह सकते हैं, एक रूप में लिख सकते हैं कि वंशानुक्रम। आपसे कोई पूछे कि जन्मजात किसके अंतर्गत आता है, वातावरण के अंतर्गत आता है कि वंशानुक्रम के, तो आपका उत्तर होना चाहिए वंशानुक्रम। अब बात करते हैं अर्जित क्या होता है। आपके पर्यावरण में तमाम चीज़ें दिखती हैं, आप उससे सीखते हैं, उससे सीखते सीखते कहते हैं कि हम कुछ नया करते हैं, उससे आप नया कुछ न कुछ इन्वेंशन कर लेते हैं, खोज कर लेते हैं। क्या नया करते हैं, वो चीज़ क्या है, आप पर्यावरण से देखते देखते सीख लेते हैं और अपने हिसाब से कुछ न कुछ उसमें मॉडिफाई करके नवनिर्मित करके बनाते हैं। तो इसको कह सकते हैं वातावरण। जन्मजात और वातावरण, ये तो समझ में आ गया आप लोगों को। अब एक बात और कहते हैं कि सृजनात्मकता और बुद्धि दोनों में अंतर होता है। सृजनात्मकता क्या होती है? सृजनात्मकता के लिए कभी भी प्रतिभाशाली की ज़रूरत नहीं होती है। ध्यान से सुनिएगा, सृजनात्मकता के लिए कभी भी प्रतिभाशाली चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन प्रतिभाशाली होने के लिए सृजनात्मक होना जरूरी है। प्रतिभाशाली होने के लिए आपको सृजनात्मक होना जरूरी है। एक बार और मैं लाइन को रिपीट कर दे रहा हूँ कि सृजनात्मक होने के लिए प्रतिभाशाली जरूरी नहीं है। लिख के मैं समझा ले रहा हूँ। सृजनात्मक होने के लिए प्रतिभाशाली होना जरूरी नहीं है, लेकिन प्रतिभाशाली होने के लिए सृजनात्मक होना जरूरी है। ये अक्सर लाइन एग्जाम में पूछी जाती है कि क्या किस तरह से आप डिफाइन करते हैं सृजनात्मकता को। तो यहाँ आप लोग जान लीजिए, इसमें जरूरी नहीं है लेकिन इसमें जरूरी है।
इन दोनों चीज़ों में इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है सृजनात्मक होने के लिए। अब एक और ट्रिक के माध्यम से आप जान लें कि सृजनात्मकता और प्रतिभाशाली में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो हम जान लेते हैं कि सृजनात्मक को हम कह सकते हैं सृजनात्मक को हम कक्षा 10 मान लेते हैं, कक्षा 10 मान लेते हैं। और प्रतिभाशाली को 12th मान लेते हैं, प्रतिभाशाली को 12th मान लेते हैं। अब क्यों ऐसा हमने माना? क्योंकि हाई स्कूल पढ़ते हैं, अपने हिसाब से पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अपने हिसाब से हम पढ़ के आगे बढ़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमको इंटरमीडिएट में अगर जाना है तो हाई स्कूल पास होना ज़रूरी है ना। अगर हमको इंटरमीडिएट में पढ़ना है, 12th में पढ़ना है, तो हमको 10th की डिग्री लगेगी कि नहीं लगेगी, 10 की डिग्री लगेगी कि नहीं। तो 10 की डिग्री होने के बावजूद ही हम 12th में जा सकते हैं। ये रहा इसका ट्रिक। इस ट्रिक के माध्यम से आप इसमें को कहीं भी कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक, अब बात करते हैं कि आगे वंशानुक्रम की बुद्धिलब्धि से क्या सहसंबंध होता है, फिर आपके प्रतिभाशाली होने के लिए क्या सहसंबंध होता है। उसके लिए बस हम थोड़ी सी चीज़ें जान लेते हैं कि बुद्धि के साथ इसका सृजनात्मकता, ये बुद्धि हो गई और ये इसका सह, यहाँ धनात्मक सहसंबंध, धनात्मक सहसंबंध, ये बुद्धि होगी। बुद्धि के साथ धनात्मक सहसंबंध होता है तो बालक क्या होगा? सृजनात्मक होगा। और कितने रेशियो में पाया जाएगा? तो 0.60 के रेशियो में ही ये पाया जाएगा कि बुद्धि से अगर बुद्धि के द्वारा सृजनात्मक बालक के होना है तो धनात्मक सहसंबंध बनेगा। ठीक, और धनात्मक कितना % बनेगा? 0.60। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि बुद्धि और सृजनात्मकता के बीच किस तरह का सहसंबंध होता है, तो आप कह सकते हैं धनात्मक सहसंबंध होता है। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। अब शैक्षिक लब्धि को ले लेते हैं, ये तो एक हो गया। अब शैक्षिक लब्धि को ले लेते हैं। शैक्षिक लब्धि क्या होती है, इसका भी हम देख लेते हैं। इसमें धनात्मक व ऋणात्मक सहसंबंध, धनात्मक तथा ऋणात्मक सहसंबंध। अब इसमें धनात्मक और ऋणात्मक सहसंबंध पाया जाता है। किस प्रकार से? सृजनात्मकता को लेके इसमें ये कहा जाता है कि क्यों धनात्मक और ऋणात्मक क्यों पाया जाता है। इसमें ये कहा जाता है कि बालक कुछ भी काम करे, कोई सृजनात्मक बालक कोई भी काम करे तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो पास ही हर बार हो। सृजनात्मक बालक कभी फेल नहीं हो सकता है। सृजनात्मक बालक भी कक्षा में फेल हो सकता है। ठीक, ऐसी कोई ज़रूरी नहीं कि हर बार वो 90% मार्क ही लेके आए। इस शैक्षिक लब्धि में ये माना जाता है कि सृजनात्मक बालक हर बार वो फेल हो सकता है, लेकिन उसकी जो सोचने की क्रिएटिविटी है वो कभी फेल नहीं हो सकती। वो फेल होने के बावजूद भी अच्छा सोच सकता है, अच्छा कर सकता है, अच्छा व्यवहार कर सकता है, अच्छे कार्यों को कर सकता है, अच्छी नए वस्तुओं में मॉडिफिकेशन कर सकता है। ये कोई ज़रूरी नहीं कि उसके पास शैक्षिक लब्धि 10th तक पढ़ा हो, 12th तक पढ़ा हो, 11 तक पढ़ा हो, स्नातक तक पढ़ा हो, तभी वो शैक्षिक लब्धि उसके पास होगी। ऐसी सृजनात्मक होगा, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है सृजनात्मक बालक में। वो अनपढ़ होके भी नए कार्यों का इन्वेंशन कर सकता है। यहाँ एक लाइन में ये बात कही जा सकती है। ठीक, ये कोई ज़रूरी नहीं कि हर बार बालक 90% ही मार्क पाए, वो फेल भी हो सकता है, ये कंडीशन पाई जा सकती है। 90% मार्क भी पा सकता है और फेल भी हो सकता है। ठीक, अब इसके इम्पॉर्टेंट चैप्टर की तरफ आते हैं कि जो अक्सर एग्जाम में ये पूछा जाता है सहसंबंध, कि कितने सहसंबंध, किस तरह के सहसंबंध बनते हैं, धनात्मक बनते हैं, ऋणात्मक बनते हैं, बुद्धि लब्धि के साथ किस तरह सहसंबंध, ये चीज़ें हैं। अब हम बात करते हैं इसके सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो दिखाई देता है, चैप्टर का एक क्लासिफिकेशन, उसको कहते हैं, आप लोग अक्सर एग्जाम में देखते होंगे,
अपसारी, अपसारी का नाम सुने हैं? अपसारी को कह सकते हैं मूर्त, अपसारी को मूर्त नहीं अमूर्त, ठीक। इसको कह सकते हैं आगनात्मक, आगनात्मक, मतलब इन सारे नामों से इसको बुलाया जाता है अपसारी को। अब ये सारे चीज़ क्या कहते हैं? अपसारी, अमूर्त होता है, आगनात्मक। अगर इन तीनों में से कोई वर्ड एक पूछता है तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ये कहता है कि हमको कोई समस्या है तो हमारे पास उसको सुलझाने के लिए बहुत सारे विकल्प हैं, बहुत सारे, एक विकल्प नहीं है, बहुत सारे विकल्प हैं। हम उन विकल्पों के माध्यम से अपनी समस्याओं को हल कर सकते हैं। जो भी हमारे पास समस्या है हमारे पास इतने सारे विकल्प हैं। अपसारी चिंतन कहता है हमारे पास इतनी क्रिएटिविटी है, हमारे पास सोचने की इतनी क्षमता है कि हम कोई भी समस्या को हल कर सकते हैं, ठीक। ये कह सकते हैं कि चिंतन के अनेक विकल्प, चिंतन के अनेक विकल्प, हम सोचने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, ठीक। अब कहते हैं कि कुछ नया जोड़कर ये हमेशा समस्याओं को हल करते हैं। ये नहीं कि पुरानी चीज़ों को फिर रख के समस्या हल करते हैं ना, ये जब भी कुछ समस्या को हल करने जाएंगे तो हमेशा नई चीज़ों को लेके जाएंगे। इसीलिए इसको कहा जाता है आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, ओ आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, मतलब चार दीवारी के बाहर सोचना, चार दीवारी के बाहर सोचना। ये अक्सर एग्जाम में ये वर्ड पूछा जाता है। अक्सर सीटेट में आप देखते होंगे ये वर्ड हमेशा आपको दिखने को मिलता होगा। ये आउट ऑफ द बॉक्स किस थिंकिंग के अंतर्गत आता था? आप कह सकते हैं अपसारी चिंतन के अंतर्गत आता है। आप क्यों आता है? क्योंकि आप एक घर में कुपमंडूक ना बन के आप घर के बाहर से निकल के, कुएं के बाहर से निकल के सोचते हैं, मेंढक ना होके। मेंढक क्या करता है? बस कुआं में रहता है, सोचता है कि दुनिया बस इतनी है, इतनी है, इतनी, इससे बड़ी दुनिया नहीं है। लेकिन जैसे ही हम उसके बाहर निकलते हैं, सोचते हैं कि दुनिया बहुत बड़ी है, उसमें अनेक अनेक कारण हो सकते हैं, लोगों की अनेक अनेक समस्याएं हो सकती हैं और उन समस्याओं को हम अनेक कारणों से हल करते हैं। इसको अपसारी चिंतन कहते हैं। अमूर्त मतलब जो चीज़ हम चिंतन कर सकते हैं, जैसे कवि वगैरह होते हैं, अमूर्त चिंतन के अंतर्गत आते हैं। साइंटिस्ट होते हैं, अमूर्त चिंतन के अंदर वो सोचते रहते हैं, सोच विचार के साहित्यकार होते हैं, सोच विचार के अपने जो भी कार्य करते हैं सोच विचार के करते हैं। आगनात्मक मतलब हम सबसे पहले बहुत सारी चीज़ों का उदाहरण देखते हैं, उन उदाहरणों को सीखते हैं और उन उदाहरणों को देखते देखते हम सोचते हैं कि इसका समस्या का हल हम कैसे कर सकते हैं। ये उदाहरण के माध्यम से कर सकते हैं। ये चीज़ें आपको सी टेट, यूपी टेट, एस टेट, बिहार टेट, अन्य स्टेट के टेट, ये सारे में आपको दिखाई देगा, ठीक। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है 3 इडियट मूवी। किसने किसने देखी है? सारे लोगों ने 3 इडियट मूवी देखी होगी। तो जो आमिर खान 3 इडियट मूवी फिल्म, ये आमिर खान की मूवी आई थी। तो इसमें आप लोग देखते होंगे कि आमिर खान जो होता है अन्य लोगों से थोड़ा सा हट के होता है, अन्य लोगों से थोड़ा सा वो किस बुद्धि के अंतर्गत आता है? तो आप कह सकते हैं कि अपसारी बुद्धि के अंतर्गत आता है। अब अगली बात करते हैं कि जो अपसारी बुद्धि होती है इसके अंतर्गत हमेशा सृजनशील बालक आएंगे। सृजनशील बालक अक्सर एग्जाम में पूछता है कि सृजनशील बालक अपसारी या अभिसारी के अंतर्गत आता है। तो आप उत्तर दे सकते हैं कि जो भी सृजनशील बालक होते हैं वो अपसारी के अंतर्गत आते हैं। ये सारे पॉइंट नोट करिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा बहुत कठिन होता है और आपको करने में बड़े वक्त लग जाते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या है यहाँ पे इतने आसान से शब्दों में। क्यों इसको कहा जाता है? मान लीजिए ये दीवार है शीशे की और यहाँ से टार्च की रोशनी जलाई जाती है और ये टार्च की रोशनी क्यों ऐसे यहाँ चली गई, कभी यहाँ चली गई, कभी यहाँ चली गई, मतलब एक दिशा में वो रोशनी नहीं जा रही है टार्च की। जो यहाँ से टॉर्च जल रहा था, ठीक, वो उसकी रोशनी जो है वो जब इस शीशे के साथ टकराती है तो ऊपर चली जा रही है, नीचे चली जा रही है, बीच में चली जा रही है, कहीं एक जगह केंद्रित नहीं हो रही है, मतलब ये बाहर की तरफ ही निकल रही है। तो इस ग्राफ के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं, ठीक, ओके। अब अगली बात करते हैं
अभिसारी चिंतन की। अभिसारी चिंतन भी अक्सर एग्जाम में आपके पूछा जाता है। दोनों चिंतन जो है सृजनात्मकता के बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं अभिसारी। अभिसारी को क्या कहते हैं? मूर्त भी कहते हैं। मूर्त के अलावा क्या कह सकते हैं? निगमनात्मक, निगमनात्मक। इसको निगमनात्मक मतलब कोई भी एक नाम आ जाए, आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक, कि कैसे कैसे क्या होता है। इसमें क्या कहा जाता है कि हम कोई भी काम करेंगे एक नियम पर करेंगे। जो भी कार्य होगा हम अलग से कुछ नहीं सोचेंगे। जो जैसा सिद्धांत बनाया गया है, जो जैसे नियम बनाए गए हैं, हम उन्हीं का प्रयोग करके अपने सिद्धांत को आगे बढ़ा लेंगे। जो भी कार्य हैं हम उन्हीं को देख के वही उतना ही करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे। जैसे कहा जाता है इसमें सिर्फ नियमों का ही प्रयोग होता है, नियमों का ही प्रयोग, नियमों का ही प्रयोग होता है। अब नियम का प्रयोग किस तरह से करते हैं? जैसे हम कह सकते हैं न्यूटन का नियम है गुरुत्वाकर्षण का, आप जानते हैं। बस हम सोच लिए कि गुरुत्वाकर्षण ऐसे ऐसे हो रहा है, बस हम इतना अपने लिए थोड़ा सा ये नहीं सोचते हैं कि थोड़ा सा और सोचे कि न्यूटन ने कुछ छोड़ के गया होगा, न्यूटन इसके अलावा कुछ नहीं किया होगा। हम थोड़ा सा उसमें नहीं जाते, बस उसके सिद्धांतों का हम पालन कर लेते हैं। गणित के बहुत सारे सूत्र हैं, हम हुबहू उसी चीज़ को उतार लेते हैं। उसके सूत्र के अलावा ये नहीं सोचते हैं कि सवाल को इस तरह से भी किया जाए। तो कह सकते हैं कि सूत्र, गणित के सूत्र, गणित के सूत्र, न्यूटन का नियम, न्यूटन का नियम, ये सारी चीज़ें हैं। अब इसको कहते हैं जो भी बालक इसके अंतर्गत आता है, उसके जो अपसारी चिंतन था उसके अंतर्गत सृजनशील बालक आता है। और अक्सर एग्जाम में पूछता है कि इसके अंतर्गत कौन से बालक आते हैं, तो आप कह सकते हैं जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं, प्रतिभाशाली बालक होते हैं वो इसी के अंतर्गत आते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ भी एक टार्च देखिए, ये शीशे वाली दीवार है, यहाँ से टार्च की रोशनी सीधी सीधी आ रही है और रोशनी शीशे से टकरा के यहाँ आई, यहाँ आई और यहाँ आई। मतलब तीनों जगह से टकरा के एक केंद्र पे ही आती है। मतलब हम कुछ भी कितना भी सोचें, कितना भी ब्रॉड लेवल पर सोचें, लेकिन नहीं, हम उससे ज़्यादा सोच ही नहीं पा रहे हैं कि इस नियम है, ये इसी नियम को प्रयोग करना। कुछ भी कितना भी सोच लें, आएंगे यहाँ से इतना सोचते सोचते आए यहीं पे, यहीं सोचते सोचते यहीं पे आए, यहाँ से सोचते सोचते यहीं पे आए। मतलब कहीं से हम सोचेंगे एक केंद्र को लेकर सोचेंगे, उससे ज़्यादा हमको, क्योंकि इस सिद्धांत में कुछ करना नहीं है, ठीक। तो इसको भी कहा जाता है एक नियम के अनुसार क्लोज थिंकिंग, याद रखिएगा, CLOSED, क्लोज थिंकिंग, क्लोज थिंकिंग कहा है क्योंकि बंद सोच भी कहा जाता है हिंदी में। बंद सोच इसलिए कहा जाता है कि आप उससे ज़्यादा कहीं ना सोच रहे हैं, न बता रहे हैं, न समझा रहे हैं। जो जैसा आपको बताया गया हुबहू आप उसी के रूप में काम कर रहे हैं, ठीक। इसी अब अमूर्त हम सीधी सीधी चीज़ों को देख रहे हैं, सीधी सीधी चीज़ों को कर रहे हैं। निगमनात्मक हम सिर्फ नियमों का प्रयोग कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हैं। अब ये सारे थे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सीटेट में पूछा जाता है अक्सर। हर एग्जाम के यूपी टेट, सीटेट, एसटेट, जितने भी टेट होंगे, ये वाले प्रश्न सृजनात्मकता में सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं। अब हम बात करते हैं प्रश्नों की कि किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक प्रश्न आया था, उसमें पूछा गया था कि जो सृजनात्मकता है, जो सृजनात्मकता वो कॉलेजों में कब लागू हुई थी, कॉलेजों में कब इन्वेंशन होगा, कॉलेजों से कैसे खोज होगा, कब लागू हुई थी और किसने किया था, ठीक। तो आप कह सकते हैं कॉलेजों में जब लागू हुई सृजनात्मकता, स्कूल कॉलेजों में, स्कूल कॉलेज में किसने, स्कूल कॉलेज के लिए करिए, अच्छा रहेगा, के लिए किसने प्रतिपादित किया, किसने प्रतिपादित किया, प्रतिपादित किया। आपका उत्तर क्या होना चाहिए? गिलफोर्ड। गिलफोर्ड का नाम सुने होंगे, 3 आयामी सिद्धांत वाले आपके
गिलफोर्ड महोदय ने सृजनात्मक शब्द स्कूल कॉलेजों के लिए प्रतिपादित किया था। वहीं पूछा जाए कि भारत में सृजनात्मक शब्द, भारत में सृजनात्मक शब्द या प्रयोग किसने किया, तो आप कह सकते हैं बी के पासी और वह वाकर मेहंदी जी ने, मेहंदी ने। ये भारत के लिए, ये एग्जाम में अक्सर ऐसे पूछा जाता है कि सृजनात्मक स्कूल कॉलेजों के लिए किसने प्रतिपादित किया, मतलब सृजनात्मक जो कार्य होंगे स्कूलों में कैसे कैसे बनाए जाएं, किसने प्रतिपादित किया था, गिलफोर्ड ने। भारत में सृजनात्मक शब्द या उसका प्रयोग किसने किया था, तो बीके पासी और वाकर मेहंदी ने। ये भारतीय मनोवैज्ञानिक हैं और ये गिलफोर्ड विदेशी हैं। ये भारत के परिप्रेक्ष्य में पूछेगा तो आप उत्तर बीके पासी देंगे और विदेशों के परिप्रेक्ष्य में या पहली बार शब्द पूछेगा तो आप गिलफोर्ड की बात करेंगे। तो ये सारी थी ये क्लासेज कि अभिसारी और अपसारी चिंतन, ये बहुत इंपॉर्टेंट था जो आपको बता दिया गया। अब कहा जाता है कि एक और क्वेश्चन बहुत सारे लोगों के मन में बैठता है कि क्या चीज़ें कि अक्सर वो लोग पूछते हैं और सीटेट में तो अक्सर वो पूछता है लिंग भेद वाला क्वेश्चन। तो ये कहता है कि जो सृजनात्मकता है वो लिंग भेद महिला या पुरुषों में पाया जाता है। तो ये इसका उत्तर ये होता है कि जो सृजनात्मकता होती है वो महिला और पुरुष दोनों में पाया जाता है। इसके लिए कोई लिंग भेद नहीं होता है, मतलब सृजनात्मक बालिका भी हो सकती है और बालक भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सृजनात्मक सिर्फ पुरुष होंगे या सिर्फ बालिका होंगी, ऐसी बात नहीं है। ये कहा जाता है। और कहा जाता है कि सृजनात्मकता होती है वो सार्वभौमिक होती है। सार्वभौमिक का मतलब कि आपके देश का भी कोई खोज कर सकता है और विदेश का भी कोई खोज कर सकता है, मतलब इस ब्रह्मांड में रहने वाले सभी प्राणी कोई भी किसी भी चीज़ों का खोज कर सकते हैं। ठीक, तो आई होप ये क्लास आपको समझ में आई होगी। और एक बार और आपसे लोगों से अनुरोध है कि हमारे क्लास को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक, और अधिक से अधिक लोग शेयर करें और पूरा वीडियो हम लोगों का पूरे से पूरे वीडियो को देख के पूरा लाभ उठाएं आप लोग। ठीक, स्किप करके देखेंगे उतना लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन पूरा वीडियो देखेंगे आपको भरपूर लाभ मिलेगा। ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो एग्जाम के पॉइंट आपकी दृष्टि से कमज़ोर हो, आप उठा के देख लीजिएगा। हम चैलेंज करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।